नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। आदेश मना रहा है राष्ट्रीय कानून दिवस। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इसमें है अहम योगदान। सीएम बघेल ने दी शुभकामनाएं। कोरोना के खिलाफ गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस। कंटेनमेंट जोन में केवल एशिया सर्विस को छूट। कोरोना काल की शादियां कार्ड बेचने के बाद फोन कर कह रहे हैं बुजुर्ग अपने घर से ही दें आशीर्वाद, कोरोना से बचें। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी। प्रदेश में 1877 नए केस, 16 मौतें भी, 60% ही लक्षण वाले संक्रमित। सूरजपुर में नहीं थम रहा है जंगली हाथियों का उत्पात। हाथी ने पैर से कुचलकर एक बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने दर्ज किया मामला। बलरामपुर में विकास से कोसों दूर है गांव। सड़क की आस से बिता दिए कई साल। अस्पताल तक पहुंचने के लिए नहीं मिलती एम्बुलेंस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गृह मंत्री जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर गंगरेल बांध के तट पर स्थित मां अंगार मोती का मंदिर है, जहां दूर दराज से सैलानी गंगरेल बांध के खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठाते हुए श्रद्धालु मां अंगार मोती का आशीर्वाद लेने आते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बताया जाता है कि चरगांव में मां अंगार मोती का 600 साल पुराना मंदिर था, लेकिन गंगरेल बांध के बनने के बाद गांव डुबान क्षेत्र में आ जाने से वहां स्थित मंदिर समेत गांव डूब गया है। ऐसी मानता है कि डुबान क्षेत्र चंवरगांव के बीहड़ में माता स्वयं प्रकट हुई और अपने तेज से इलाके को अलौकिक कर दिया। चमत्कारों वाली माता के नाम से प्रसिद्ध माता के भक्तों ने 1976 में गंगरेल बांध के तट पर मां अंगार मोती को स्थापित किया। पहले चंवर, बटरेल, कोकड़ी, कोरलमा 2 नदी के बीच में थी, सूखा नदी और महानदी के बीच में। जब वो डैम बना तो वहाँ से इसको उठाकर यहाँ लाया गया। 1976 में इसका स्थापना हुआ। तभी से इसका पूजा पाठ कर रहे हैं। यहाँ ये नया स्थल है। वहाँ भी पहले पूजा पाठ होता था, मड़ई मेला होता था और सब दूर दूर से दर्शनार्थी वहाँ दर्शन करने के लिए आते थे। मानता है कि श्रद्धा के साथ जो भक्त यहाँ नारियल बांधता है, माँ उसकी मुराद जरूर पूरी करती हैं। यहाँ नवरात्र में भक्त मनोकामना ज्योत भी जलाते हैं। प्रतिवर्ष दिवाली पर्व के बाद शुक्रवार को गंगरेल में मड़ई का आयोजन होता है और हर साल की तरह साल भी गंगरेल मड़ई में बड़ी संख्या में लोग दूर दराज से यहाँ पर पहुँचे। 17 साल हो गया था, मेरा निसंतान था। मैं माता जी की कृपा से जो भी मैं अपना दिल से जो है मन्नत मांगा और मेरा 17 साल के बाद जो है मेरा संतान की प्राप्ति हुई है और आज मेरा संतान जो है 13-14 साल का हो गया है। दोपहर के समय गंगरेल के आसपास के गांव से देवता डांग लिए जयघोष के साथ मड़ई आने वालों का उत्साह देखते ही बनता है। श्रद्धालुओं की मानता है कि इस मंदिर में विवाहित निसंतान महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए विशेष तौर पर पहुंचती हैं और कतारबद्ध होकर पेट के बल लेट जाती हैं और उनके ऊपर से बैगाओं की टोली गुजरती है। आज जो बातें आ रही है छन के कि माँ अंगार मोती के प्रति कुछ लोग जो है अनर्गल प्रचार कर रहे हैं, उसके संबंध में कहना चाहूँगा। वास्तव में ये व्यवस्था जो है सैकड़ों साल से हमारे पुरखा लोग चलाते आ रहे हैं और यह कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ रहा है और माता जी की प्रसिद्धि लगातार बढ़ते जा रही है। आप देखे होंगे हमारे पुजारीगण बड़े अनुशासित ढंग से सब देवी देवता को आमंत्रित करते हैं। ये मान्यता लंबे अरसे से चली आ रही है कि अब बैगाओं की टोली उन महिलाओं के ऊपर से गुजरती है तो उन पर माता की कृपा बरसती है और उन्हें संतान प्राप्ति होती है। धमतरी से के न्यूज इंडिया के लिए कुंदन साहू की रिपोर्ट। भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। आपको बताते चले साल 1949 में 26 नवंबर ही वो खास दिन था जिस दिन हमारी संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार दिया था। आपको बताते चले हालांकि इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था, लेकिन कानून के बनाने के बाद ही कुछ एक्ट्स को लागू कर दिया गया था। संविधान दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुभकामनाएं दी और क्या कुछ कहा आपको दिखाते हैं।
प्यारे बच्चों, शिक्षिका बहनों, शिक्षक साथियों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय संविधान। संविधान दिवस के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 200 सालों की गुलामी के बाद भारत ने जब आज़ाद हवा में सांसें लेना शुरू किया तो हमारे महान नेताओं महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जैसे मनीषियों ने यह सुनिश्चित किया कि हमारा देश अपने संविधान पर चलेगा। हमारा संविधान हम सब भारतीय मिलकर बनाएंगे। इस तरह हमारे संविधान के निर्माण में देश के हर वर्ग, हर समाज, हर क्षेत्र के विचारकों, चिंतकों तथा विधि विशेषज्ञों की भूमिका रही है। गौरवशाली संविधान बनाने का काम पूरा करते हुए आज के दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे अंगीकार कर लिया। इसलिए आज का दिन संविधान दिवस कहलाया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता तथा एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। इस तरह संविधान का अंतिम लक्ष्य है व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करना। हम सबको यह संकल्प मजबूत करना है कि अपने महान संविधान की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। कोई भी व्यक्ति या समूह यदि हमारे इस संविधान के मूल भावना के विरुद्ध कार्य करे तो अपने आज़ादी के संघर्ष और पुरखों के बलिदान को याद करें। हमने छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना के वाचन तथा संविधान के महत्वपूर्ण अंशों पर चर्चा की शुरुआत की है ताकि हमारी नई पीढ़ी के मन में अपने संविधान के प्रति आस्था और गौरव का भाव रहे। देश के नए नागरिक अपने संविधान में बताए रास्ते पर चलने के लिए संकल्पबद्ध हों। याद रखिए, जब तक हमारा संविधान सुरक्षित है तभी तक हमारा देश और यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति और उसका भविष्य सुरक्षित है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। सरकार चाहे विकास के कितने भी दावे कर ले, लेकिन आज भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां अभी तक विकास तो दूर, विकास की परछाई भी नहीं पहुंची। आजादी को 7 दशक बीत गए हैं। यहां के लोग एक सड़क के लिए न जाने कितने सालों से आस लगाए बैठे हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वार्डफनगर विकास खंड के सुरवर ग्राम पंचायत की, जहां पटेल पारा के लोगों के लिए अगर कोई बीमार पड़ जाए तो खाट की एम्बुलेंस है। मरीज को 3 किलोमीटर तक खाट पर लिटाकर लोगों की मदद से ले जाना पड़ता है। न जाने कितने लोगों ने मुख्य सड़क तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। क्या है कि यहाँ इतना परेशानी है कि यहाँ मरीज लोग सड़क के वजह से बिना सब आदमी लोग बहुत मर जा रहे हैं यहाँ, और सड़क ही नहीं है तो फिर यहाँ क्या, कोई सुविधा नहीं है। खत्म बात। मरीजों को चारपाई पे लिटा के ले जाया जा रहा है, गाड़ी नहीं पहुँच पाती। बिल्कुल नहीं, कभी गाड़ी पहुँच नहीं पाती है यहाँ। ये मेरे पिताजी हैं, इनको ले जा रहे थे हॉस्पिटल। गाड़ी घोड़ा ना आने के कारण से आदमी व्यवस्था करके ले जाते हैं ढोआ टंगवा के। अगर समय पे आदमी नहीं मिले तो किसी का जिंदगी यहीं पे मौत हो जाता है, रोड ना होने के कारण से। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों पर क्या बीतती है जब घर में कोई बीमार हो जाए। कितनी मशक्कत से मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। ग्रामीणों की माने तो गर्भवती महिलाओं को तो रास्ते में ही प्रसव हो गया। जब इस संबंध में सरपंच से बात की गई तो सरपंच ने बताया कि मूलभूत के पैसे से सड़क बनवाने का प्रयास किया गया था, लेकिन कुछ दबंगों ने बनाए जा रहे सड़क को दोबारा जुताई कर फसल की बुआई कर दी। ये सर सड़क तो पंचायत से हम लोग बनवा दिए थे किसी तरह प्रयास करके आने ले जाने के लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे आदमी हैं जो दबंग करके साल उसको जुतवा दिए। बने हुए सड़क को जोत दिए। हाँ जी, बना हुआ सड़क को जोत दिए। तो ये तो जनता की सुविधा का काम है, फिर ऐसे क्यों किए लोग? सर अब
क्या किया जाए। तो कुछ लोग सड़क चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें नहीं जाना चाहिए, इसके कारण जोत दिए। और जो कि सड़क ही आज विकास है। नहीं, जहाँ भी पहुँच विहीन गाँव हैं उनमें सड़क बनाया जा रहा है और बनाने का जैसी जानकारी मिलती है वो बनाया जाता है, किंतु ये दुर्भाग्य है कि आज तक नहीं बन पाया है, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं। तो भविष्य में शीघ्र ही उसमें बनेगा। हालांकि अपर कलेक्टर साहब ये मान रहे हैं कि यह उस गांव का दुर्भाग्य है कि आज तक सड़क नहीं बन पाई और जल्द ही सड़क बनवाने का आश्वासन दे रहे हैं। पर देखने वाली बात ये होगी कि पटेल पारा के लोगों को सड़क की सुविधा मिल पाती है या यूं ही जिंदगी खाच को ही एम्बुलेंस बनाकर बितानी पड़ेगी। के न्यूज के लिए बलरामपुर से देवेश दुबे की रिपोर्ट। खबर मस्तूरी से, जहां पर मस्तूरी क्षेत्र के कैवांत्रा निवासी मनोज सोनी ने 11 साल की बेहद कम उम्र में ही एक कविता की किताब लिखी है, प्रयास की रचना कर दी है। 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले मनोज सोनी की कवि बनने की जिज्ञासा ने उसे बाल कवि बना दिया। कोरोना काल ने सभी वर्गों के लोगों को बहुत ही नुकसान पहुंचाया, लेकिन मनोज ने इस लॉकडाउन का बखूबी फायदा उठाया। रात दिन अथक प्रयास करके कविता से भरी पूरी किताब ही लिख दी। मनोज की माने तो उसे बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पिता और मां गुजरात में ईंट भट्टे में काम करते हैं। डॉक्टर गोवर्धन मार्शल ने किया था, जितेंद्र पाटले ने किया और सुरेंद्र मधुकर ने। मेरी किताब लिखने की जिज्ञासा अन्य किताब पढ़ के ही हुई। जब मैं स्कूल में बहुत से किताबें पढ़ता था, उन लेखकों के बारे में सोचता रहता था, जब ये लेखक लिख सकते हैं तो मैं भी प्रथम प्रयास क्यों न करूं। तब से मेरे मन में यही जिज्ञासा हुई कि मैं भी कुछ लिखूं। इसका यही अर्थ है कि मैं भी कुछ लिखूं। इसको लेकर मैं लिखने लगा। मार्च में लिखने के दौरान लॉकडाउन के होने के दौरान मैंने लिखना शुरू कर दिया। वो गुजरात गया था काम करने के लिए। जब मैं वहाँ से आया तो सब ये लिख चुके थे अपने किताब। तो मुझे बोले कि पापा मैं कुछ लिखा हूँ, किसी को दिखाओ। तो मैंने दिखाने के लिए प्रथम मैंने इनके महतरू गुरु जी को दिखाया। उनके बाद फिर निकल गए दिलीप लहरिया जी के यहाँ। उन्होंने फिर जांच करके मुझे बताया कि यह बच्चा सही है और कविता अच्छा है। जांजगीर चांपा जिले के नरियारा गांव में पुलिस के साथ मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया। मुलमुला थाना क्षेत्र के नरियारा गांव में बलवा के मामले में जांच करने गए पुलिसकर्मियों के दल पर बलवा के आरोपी और उसके साथियों ने मिलकर के दूसरे पक्ष से मिलीभगत होने का आरोप लगाते हुए गाली गलौज करी और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने लगे। इस घटना में प्रधान आरक्षक भोलेनाथ तिवारी और आरक्षक रामचरण सिंह को गंभीर चोटें आई हैं। घटना मंगलवार रात की है। पुलिस ने घायल पुलिसकर्मियों के उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया और इस मामले में बलवा के नामजद 7 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मुलमुला थाना क्षेत्र के ग्राम नरियरा की कल शाम की घटना है, जिसमें मुलमुला में पदस्थ हेड कांस्टेबल भोलेनाथ तिवारी और अन्य स्टाफ विवेचना कार्यवाही हेतु नरियरा गांव में गए हुए थे। उसमें नरियरा गांव में ही पूर्व में एक बलवा कायम हुआ था जिसमें काउंटर केस हुआ था। उसी बलवा के प्रकरण के आरोपियों से भोलेनाथ तिवारी उसकी विवेचना कर रहे थे, तो वो पूछताछ के लिए वहां गए हुए थे। उसी दौरान आरोपीगढ़ की तुम दूसरे पक्ष से मिले हुए, इस तरह की बातें करके आक्रोश में आके अपने साथियों के साथ मिलकर उन लोगों ने पुलिस को घेर लिया और पुलिस के साथ गाली गलौज और मारपीट की, जिसमें हेड कांस्टेबल को चोट भी आई और इसमें मुलमुला थाने में अपराध कायम किया गया है और शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। सूरजपुर के प्रतापपुर क्षेत्र में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के एक बुजुर्ग को हाथी ने कुचलकर मार डाला। घटना आज सुबह की बताई जा रही। प्रतापपुर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया है। आपको बताते चले, बुजुर्ग शख्स रोज की तरह जंगल में मवेशियों को चराने के लिए गया था। इसी दौरान जंगली हाथी का सामना हो जाता और हाथी ने पैर से कुचलकर बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया।
का घटना है ये। एक यादव हैं सूरतलाल यादव, जो नित्य की भांति मवेशी चराने भोर में निकलते हैं। उसी समय यह घटना हुआ है। एक दंतेल हाथी अचानक इस धर्मपुर और बंसीपुर जंगल में आया है टुकुडांड की ओर से। वो हाथी के द्वारा यह घटना काटित किया गया है। गरियाबंद जिले के देवभोग ब्लॉक के अंतर्गत पृथक हुए निस्टीगुड़ा समिति से झीरी पानी नया धान और पार्जन केंद्र बना दिया गया है। आपको बता दें, नवीन धान और पार्जन केंद्र के भूमि पूजन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई जिला पंचायत अध्यक्ष स्मृति ठाकुर ने सबको बधाई देते हुए कांग्रेस सरकार की बहुत सारी उपलब्धियों को बताया। ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार गरीब मजदूरों किसानों की सरकार है और किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए बेहतर से बेहतर योजना ला रही है। किसानों को परेशानी ना हो इसके लिए जगह जगह पर धान और पार्जन केंद्र मंडी खोले जा रहे हैं। धान के बोनस से बांटकर किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष स्मृति नीरज ठाकुर थी। किसान पर इतना ज्यादा काम करे थे कि जो समस्या कोरबा में वनांचल क्षेत्र के नदी नालों से अवैध रेत उत्खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। बिना अनुमति गौण खनिज का उत्खनन और परिवहन कर शासन प्रशासन को राजस्व का लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कोरबा जिले के पासान क्षेत्र में खनिज व पुलिस विभाग की उदासीनता आम लोगों की मुश्किलें बढ़ाने के साथ ही विभिन्न निर्माण कार्यों की गति को भी अवरुद्ध बना रही है। अवैध रेत उत्खनन करने वाले रेत माफिया सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। अवैध रूप से रेत का उत्खनन व परिवहन कर प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनियों को दिया जा रहा है। मुंगेली सिटी कोतवाली को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जिले के अलग अलग क्षेत्रों में हुए चोरी के 13 मामलों में गैंग बनाकर के अपराध को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 8 नग समरसेबल पंप, केबल तार, 2 कंप्यूटर समेत चोरी की 2 बाइकें बरामद की हैं। पूरे मामले का पुलिस कंट्रोल रूम में खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी कमलेश्वर चंदेल ने बताया कि लगातार ग्रामीण क्षेत्रों से पंप चोरी की शिकायतें आ रही थी, जहां ये गैंग सूने इलाके में लगे कृषकों के ट्यूबवेल पंप को सुनियोजित तरीके से रेगी करके चोरी किया करता था, जहां पंप व केबल तार को दूसरे इलाके में ग्राहक तलाश करके बेच दिया जाता था। बरामदगी सामान की कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए बताई जा रही। पूर्ण सफलता मिली है। पिछले कुछ दिनों में लगातार जो मोटर पंप है, सबमर्सिबल पंप, उसकी चोरी की घटनाएं हो रही थी। साथ ही साथ कुछ मोटरसाइकिल वगैरह की भी चोरी हुई थी। इस संदर्भ में एसपी सर के गाइडलाइंस में पूरी टीम लगी हुई थी। हमारे यहाँ से तिर्की साहब और सभी का गाइडलाइंस मिल रहा था। इसमें 22 तारीख को 2 आरोपी को पकड़ा गया था, आकाश सिंह और पुष्पेंद्र साहू, जिनके कब्जे से 1 मोटरसाइकिल, 2 मोटर पंप और 2 नग कंप्यूटर लगभग 70,000 का रिकवर किया गया था, जिनको रिमांड पर भेजा गया था। इसी दंतेवाड़ा नवीन कैंप टीटम में पहली बार बाजार लगाई गई। बाजार में शामिल होने आए गांव वालों को पुलिस महिला कमांडो द्वारा सामग्री और महिलाओं के लिए पैड और बच्चों के लिए किताबें, पेन, पेंसिल और नए कपड़े बांटे गए। दंतेश्वरी महिला फाइटर्स के नाम से जाने वाले महिला कमांडो ने बच्चों के मन में शिक्षा की अलग जगाई और उन्हें अपने हाथों से लिखना सिखाया है। महिला कमांडो शिल्पा साहू ने बताया कि कैंप खुलने से आसपास के क्षेत्रों के ग्रामीण कैंप के माध्यम से अपनी बुनियादी सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे और गाँव का विकास होगा। जिस तरीके से सरकार द्वारा चलाए जा रहे लोन बराटू अभियान के तहत माओवादियों का आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में जुड़ करके विकास की अलख जगा रहे हैं, उससे बहुत जल्द ही नक्सलियों का खात्मा होगा। पुलिस कप्तान एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लोन बराटू अभियान से प्रभावित होकर जिस प्रकार माओवादियों के बड़े लीडर मुख्य धारा से
में जोड़ करके आत्मसमर्पण कर रहे हैं। उससे नक्सलियों का जनाधार खत्म हुआ है और वह बैकफुट भिजवाते नजर आ रहे हैं। दुर्ग पुलिस के द्वारा लगातार चोर, बदमाशों एवं अवैध कारोबारियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पद्मावतपुर चौकी की मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक बाइक चोर गिरोह घूम कर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। सूचना मिलता ही पुलिस एक्शन में आ गई और 3 चोरों को गिरफ्तार किया गया। चोरों के पास से 3 बाइक जब्त की गई हैं। में हो रहे लगातार मोटरसाइकिलों की चोरी के संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत ठाकुर साहब, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री रोहित झा तथा नगर पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला साहब के मार्ग निर्देशन में चौकी से एक टीम गठित कर मुखबिर सूचना पर 3 संदेहियों को हमने पकड़कर उनको कड़ाई से पूछताछ किया। दंतेवाड़ा में भी दिवाली के 11 दिन बाद एकादशी तुलसी पूजा श्रद्धालुओं ने धूमधाम से मनाई, जिसमें मां तुलसी जी की पूजा की जाती है और एकादशी के बाद से शुभ मुहूर्त शुरू हो जाते हैं और शादी विवाह लग्न किए जाते हैं और इस त्योहार को माताएं बहनें अपने परिवार के साथ धूमधाम से मनाती हैं। इस बार माता बहनों ने एकादशी त्योहार पर तुलसी पूजा करके विश्व में फैली महामारी कोरोना वायरस जैसी बीमारी का जल्द से जल्द खत्म होने का मां से प्रार्थना करी है। दिवाली के 11 दिन बाद तुलसी जी की पूजा की जाती है। उस दिन विष्णु भगवान अपने सैया से 4 महीने विश्राम करने के बाद उठते हैं। उसके बाद से शुभ कार्य शुरू होते हैं। पूजा दीपावली के 11 दिन के बाद आता है। इसके उपरांत जो है पूजा करने के बाद विधि विधान के बाद जो है पूजा के बाद उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, जो शादी विवाह जितने भी शुभ कार्य है इसके बाद चालू हो जाते हैं। 1 रुपए में 3 करोड़ की जमीन। जी हाँ, सौदा सुनकर आपको भी अचानक आप भी शॉक हो गए होंगे, मगर ये सच है और ये जमीन आवंटित हुई है सरगुजा जिले कांग्रेस कमेटी को, जहां कांग्रेस भवन बनाया जा रहा है। इस आवंटन प्रक्रिया पर अब भाजपा ने सवाल खड़े कर दिए और कहा है कि अगर आप सरगुजा में कांग्रेस के नेता हो तो आपको जमीन खरीदने का सबसे उपयुक्त समय अभी है, तो वहीं कांग्रेस इसे नियम के तहत आवंटन बता रही है। मगर इन सबके बीच कई लोग ऐसे हैं जो अब जमीन मिलने की नाप तोल कर रहे हैं, जिन्हें भूपेश सरकार ने जमीन का पट्टा देने की मांग करी है। ये रिपोर्ट देखिए। अंबिकापुर गांधीनगर में रहने वाली महिला पूर्णिमा, जो पिछले कई वर्षों से इस नजूल की भूमि पर काबिज है, लेकिन आज तक अपने पट्टे की राह ताक रही है। भूपेश सरकार के वादे के बाद अपनी काफी जमीन पर जमीन की मूल्य से 1.5 गुना ज्यादा देने को विवश है। कोरोना काल में जहां इनकी आर्थिक स्थिति दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है, ऐसे में ये जमीन के लिए 13 लाख रुपए कहां से लाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। कैलाश मिश्रा, जिन्होंने आरटीआई के तहत ये सारी जानकारी निकाली, उन्होंने भी प्रशासन से बस एक ही मांग की है कि जिस तरह से कांग्रेस, जिसके सभी नेता आर्थिक दृष्टिकोण से काफी मजबूत हैं, जब उन्हें 1 रुपए में करोड़ों की जमीन आवंटित की जा सकती है, तो गरीब और निचले तबके के लोगों को इस सुविधा का लाभ मिलना चाहिए।
और नजूल भूमि पर काबिज लोगों से 1.5 गुना जमीन के मूल्य से ज्यादा पैसे लेना किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है। नहीं है, 13 लाख वही लगभग आया है, लेकिन सक्षम नहीं है अभी। अब नौकरी है नहीं कि जुटा पाएंगे, प्राइवेट नौकरी वाले हैं, फेरी लगाते हैं इधर उधर, कहाँ से कर पाएंगे। बस जैसे चल रहे हैं। इधर नोटिस आया तो एक टेंशन बन गया अपने को। सरकार तो पहले वादा की थी कि आप लोग को देगी जमीन, अब ऐसा तो था ही, लेकिन अब नहीं मिला तो क्या कीजिएगा, अब अपने हाथ में तो है नहीं। वहीं दूसरी तरफ सरगुजा की जिला कांग्रेस कमेटी, जिसे शहर के बीचों बीच स्थित करोड़ों की जमीन मात्र 1 रुपए में जिला प्रशासन द्वारा दे दी गई है। हालांकि कांग्रेस इसे नियम के तहत आवंटन बता रही है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कहा कि ये जमीन 2002 और 2003 में आवंटित हुई थी। भाजपा की सरकार 15 साल रही और अगर ये गलत था तो उसी समय उन्हें आवंटन निरस्त कर देना चाहिए था। कांग्रेस ने किसी भी तरह का शासन या प्रशासन का दुरुपयोग नहीं किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2002-03 का मामला है, जब यहाँ पे अजीत जोगी जी की सरकार थी और राजस्व के प्रावधानों के तहत उस जमीन का आवंटन तय हुआ था और आज उस पे लगभग डोर लेवल से थोड़ा नीचे तक का काम भी हो चुका है और अभी उसका पंजीयन और भवन अनुज्ञा की प्रक्रिया पे हम लोग प्रयासरत हैं। तो ये पुराना मामला है और नियमानुसार उस जमीन का आवंटन हुआ है और वहाँ पे कांग्रेस भवन प्रस्तावित है। आज वो कीमती ज़मीन जो आज के समय में 3 करोड़ 45 लाख का बाजार मूल्य है, उसको 1 रुपए पे इनका पंजीयन 2020 में हो रहा है। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि गरीबों को पट्टा दिया जाएगा, नजूल भूमि का पट्टा दिया जाएगा, ये तो केवल बातें रह गई। ये तो धोखा है अंबिकापुर शहर की जनता के साथ। जो मुझे जानकारी है कि डॉक्टर रमन सिंह के समय में ये बात हुई थी कि जो शासकीय भूमि है वह भूमि किसी एनजीओ को और किसी को 1 रुपए में नहीं दी जाएगी। इसीलिए मुझे जो जानकारी है कि क्षत्रिय समाज को भी शायद 15 लाख या 15 लाख से ऊपर की राशि देना पड़ा। तो फिर ऐसा कांग्रेस क्या करेगी, वहाँ कौन सा सेवा करेगी कि उनको 1 रुपए पे दे रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि जो लोग हैं, शहर की जनता है, उनका ध्यान रखा जाए और उनको भी इसी दर पे नजूल भूमि का पट्टा दिया। लिहाजा सरगुजा जिले में ऐसे लोग नजूल की जमीन पर पट्टे की रात ताक रहे हैं, जिनके सर अभी तक खुद की छत भी नहीं है और इस विषम परिस्थितियों में जो ठेले और गुमटी चला कर के जीवन यापन करते हैं। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। सीनियर आईएएस नवनीत सहगल जी हमारे साथ में है। चीन को टक्कर देने की बात थी, अपने माटी कला को बोर्ड बनाया था। क्या कहेंगे, ये देश के लिए और खासकर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। दिवाली पे हर साल उस अच्छी क्वालिटी की मूर्ति बनाएं कि लोगों को चाइना की मूर्ति याद ना रहे। एक बड़ी समस्या थी उत्तर प्रदेश में, बच्चों को सही समय पर यूनिफॉर्म नहीं मिल पाती। देखिए, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन वर्तमान सरकार ने किया है। चाइना में जिस तरह से क्राइसिस चल रहा है कोरोना का, उसके बाद से यूपी देश की ओर लोगों की निगाहें, उद्योगपतियों की, यूपी एक बड़ा हब बन रहा है। कहाँ तक पहुँची वो बात? नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं।
कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण न करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐतिर रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512 239 0031 और 0512 239 0032। हमारी